सर। चलिए, तो आज का ये प्रश्न जो हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, ये सेट का पेपर है, छत्तीसगढ़ का सेट का। 2024 में ही ये पेपर हुआ है ऑफलाइन। अभी इसका आंसर की जारी नहीं हुआ है, और हम लोगों ने 2 पार्ट में इसका जिक्र कर चुके हैं अभी इसका, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2। आज पार्ट 3 लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। और आप देखेंगे सूची 1 और सूची 2 में क्वेश्चन नंबर 66, पांडुरंग हेगड़े सूची कहाँ मैच करते हैं? क्या आप एपिको आंदोलन लगाना उचित समझेंगे? एपिको आंदोलन बिल्कुल सही होगा। MC मेहता का नाम अगर हम बात जी सर। MC मेहता गोल्ड मैन पर्यावरणीय पुरस्कार के विजेता माने जाते हैं। और मारीमुथु योगनाथन शब्द अगर रिलेट होता है तो यहाँ पर्यावरण आंदोलन जाने जाते हैं। योद्धा। अमृता देवी तो बहुत फेमस पर्सन है बिश्नोई आंदोलन में, है ना। तो यहाँ पे अगर 3 1 4 2 जिस ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 1 4 2 जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन सही है। कूट नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। पर्यावरणों पर हम लोगों ने अभी हाल ही में चर्चा किया है ना। आप लोगों ने देखी भी होगी क्लास मेरी, तो उसमें मैंने डिस्कशन किया है आप सभी लोगों से। देखिए यहाँ अब एक तरफ आपको सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। आप ये कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ विद्वानों के नाम को रिलेट कराया गया है इस प्रश्न में। जैसा कि सोशोलॉजी ऑफ डिजास्टर एक किताब के बारे में जिक्र किया गया है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिक्र किया गया है। क्या आप बताना उचित समझेंगे कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? प्लीज़। डिजास्टर, द सोशोलॉजी ऑफ डिजास्टर। आप क्या कर रहे हैं, नाम बताएं। थॉमस ई ब्रा जो है ड्राबेक। हाँ, तो आपका यहाँ पे तीसरे से मैच हो जाते हैं। और इन्वायरमेंटल सोशोलॉजी शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका जॉन है जो है हैनिगन शब्द रिलेट हो जाता है, यानी 4। और द एज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ किसका नाम रिलेट होता है? जेफ्री डे सैचुस का नाम, यानी आपका फर्स्ट। और सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया की बात करते हैं तो नाम आता है राम आहूजा, बहुत ही फेमस पर्सन है ये राम आहूजा महोदय। ठीक है, तो 3 4 1 2 जहाँ आप लोगों को ये मैच होंगे वहीं बेसिकली ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। तो ज़रा देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका बताइए एक बार। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट में, विचारों में इनका नाम बेसिकली रिलेट कराता है इन विद्वानों का। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही जाएगा। ये देखिए एक आप लोगों ने, मैं आप लोगों को ISO के बारे में भी पढ़ाया। ठीक है, क्या बताना चाहेंगे ISO ये जो है 14001 का संबंध किससे रिलेटेड है? प्लीज़। एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम सर। अच्छा, आप कह रहे हैं इन्वायरमेंट से संबंधित है। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर एन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से है। और सही ऑप्शन आप क्या बताना उचित समझेंगे? पहला ना, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, यस या नो? यस सर, यस सर। बिल्कुल, आपने सही जवाब बताया है। अगर ऑप्शन सर 9001 वाले में क्या है सर? क्वालिटी मैनेजमेंट। अच्छा, यहाँ आप इसके टाइप देखिए, इसके हाँ इसके टाइप होते हैं सर। ये इसके जो है कई टाइप होते हैं। इन टाइपों के आधार पे अगर मैं आपसे कहूँ तो ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है ना ISO के बारे में। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या नोट करवा दूँ? बताइए एक बार ISO के जो भी टाइप दर्शाए गए हैं नोट। जी सर, करवा दो। चलो ठीक है, फिर एक बार आप सभी लोग जब भी देखेंगे ना, मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन आप सबसे पहले भी कर चुका हूँ, है ना। तो उसे भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। इसकी वीडियोस मैंने बना रखा पहले भी। देखिए ISO के संदर्भ में अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले जैसे अभी किसी बच्चे ने कहा है कि 9001 को लेकर, है ना, उस प्रोसेस में आप सब ध्यान रखेंगे क्वालिटी को लेकर। क्वालिटी
मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर याद रखेंगे, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम आप याद रखेंगे, ये आपका इसको रिलेट कराएगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने एक ISO करके और नाम आता है, ठीक है, 18,001 करके, और उन संदर्भ में आप लोगों को ध्यान रखना ऑक्यूपेशनल हेल्थ को लेकर, इसको ऑक्यूपेशनल हेल्थ को लेकर बात करनी होगी, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर इसको हिंदी में क्या बोलते सर? व्यावसायिक स्वास्थ्य व्यावसायिक स्वास्थ्य। हाँ, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को लेकर आप यहाँ पर परिचर्चा कर सकते हैं इसके टाइप में, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके प्रकार है, मानक है, उस परिप्रेक्ष्य में बेसिकली ये जाना जाता है ना। जैसे गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली किस रूप में जानी जाती है? गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, ये बड़ी फेमस रही है, 9001 वाला ये परीक्षा में आया हुआ भी है। और उसके बाद आपका एक ISO बन जाता है यहाँ पर 14,001, ये पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए क्या किया जाना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में बेसिकली ये अपना एक भूमिका अदा करता है ना, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है। एंड उसके बाद आप लोगों को व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली आपकी हो गई। उसके बाद आपको 45,001 आता है ISO करके, है ना, ये भी आपने सुना होगा। और ये मानक जानते हैं क्या है? ये व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली को लागू करने में अपनी भूमिका भी अदा करता है। जैसे आप ऊपर देख रहे थे 18,000 वाले में, ठीक है, तो व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए नीति बनाती है, ये बेसिकली पॉलिसी वगैरह लेकर बात करता है, ये नीति वगैरह को लेकर। और यहाँ जो बनाता है इस प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो 2018 में ये बेसिकली प्रकाशित हुआ था, 2018 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में नियमों को परिभाषित किया गया है, नियमों को परिभाषित किया गया है, नियमों को परिभाषित किया गया है। 2018 की बात है, हाल ही की समझो बात है अभी, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं है ये 2018। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक ISO आता है आप लोगों के लिए 27,001। सर कौन से नियमों को परिभाषित करता है? ये सारे नियमों को जो भी ये है, ये सारे तो नियम क्या है? व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए, जैसे नीति हो गया, प्रक्रिया हो गया, योजना हो गया, अभ्यास हो गया, खतरा की पहचान हो गया, जोखिम का मूल्यांकन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, इनमें एक सुचारू सुव्यवस्थित ढंग से एक नियम के आधार पर कार्य होने चाहिए, इनमें बताया कई उद्योगों के द्वारा इसका पालन किया जा रहा है ना, इनमें कोई नियम वगैरह होनी चाहिए, ठीक है, उसकी बात इसमें की गई है, ठीक है ना। जी सर। सुरक्षा सूचना सुरक्षा मानक होता है, एक क्या होता है? सूचना सुरक्षा मानक होता है, ठीक है, ये एक सुरक्षा सूचना मानक होता है जो 27,001 का है, ये प्रकाशित किया गया था। उद्देश्य यही है सूचना सुरक्षा प्रबंधन को नियंत्रित में करना, ये प्रक्रिया इसको दर्शाता है इसके परिप्रेक्ष्य में। एक आप लोगों ने नाम सुना होगा 22,000, है ना, कुछ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। ISO के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक 22,000, तो वो जो है खाद्य सुरक्षा प्रबंधन है। क्या है ये? खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है ना, ये चीज़ें बेसिकली दर्शाती है। ये भी 2018 में ही बेसिकली प्रकाशित किया गया था उद्योगों को लेकर, है ना। 50,001 भी आता है ना, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं जो संगठनों को ऊर्जा प्रदर्शन करते हैं, तो संगठनों को उनके ऊर्जा प्रदर्शन को प्रबंधित करना और सुधारने के संदर्भ में, ठीक है, ऊर्जा प्रदर्शन को लेकर, एनर्जी से लेकर, है ना, तो इन परिप्रेक्ष्य में इसकी भूमिका बन जाती है, ठीक है। यह आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, है ना, ठीक है, इतना काफ़ी है। बताइए, एक भी बता आता है, वो जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम है। क्या है? 31,000 जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम है, ठीक है। और एक और आता है 20,000 करके, है ना, 20,000 करके आता है, और वो उद्योग के कार्य की प्रक्रिया को है, उद्योग की कार्य प्रक्रिया, ये 20,000 रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट्स थे जो मैंने सर ये सर IT सर्विस के लिए आता है सर, IT सर्विस मैनेजमेंट के लिए 20,000 आता है सर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं 20,000 को लेकर मानक के परिप्रेक्ष्य में, तो इसके संदर्भ में IT सेवा जो प्रबंधन होता है वो उससे संबंधित होता है, और IT पर ये बेसिकली निर्भर होता है कि ये प्रभाव डालता कैसे है ना, काम कैसे करता है, और उन्हीं प्रक्रिया में व्यवसाय करने के तरीक़ों के मूलभूत जो एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको रिलेट कराता है ये उद्योग कार्य। तो ISO बेसिकली 20,000 IT सेवाओं से ही रिलेटेड है, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी।
ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से कि इसका सही जवाब जो जा रहेगा वो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? निम्न में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? कौन? ऑप्शन ए पर्यावरण। बेसिकली निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है ये लिखना चाहिए था। कौन अगर किसी विद्वान का नाम होता तो प्रश्न थोड़ा सा एरर है ना। तो आप यहाँ पे अगर आप कहना चाहेंगे तो फिलहाल सही जवाब तो होना चाहिए इन्वायरमेंट, है ना। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर चिपको आंदोलन। बाकी तो शिक्षा, सामाजिक जनजाति अलग रिलेट कराती है, चिपको आंदोलन से संबंधित था ही नहीं। निम्नलिखित में से पूछा है कि नामों में से बताइए किसके द्वारा दी सोशोलॉजी ऑफ डिजास्टर लिखी गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है और आप जवाब भी इसका दे सकते हैं अच्छे तरीके से। प्लीज़ एक बार रिप्लाई करें, मैं आप सभी से इस सवाल का जवाब जानने का प्रयास करूँगा। क्या बी वाला सर। सर ऑप्शन ए। सर सेट। अच्छा, थॉमस ई ड्रॉबिक सर। सी सर, सी। अच्छा, मतलब आप लोगों के जो जवाब यहाँ पे प्रस्तुत हो रहे हैं अलग अलग विचारों से प्रदर्शित हो रहे हैं। इसका आशय यहाँ पर अगर ये है कि अगर आप थॉमस ड्रॉबिक का नाम बता रहे हैं, थॉमस ई ड्रॉबिक का नाम अगर आप बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इनकी मैं आपको बता दूँ दी सोशोलॉजी ऑफ डिजास्टर नाम की जो किताब है ये इन्हीं के द्वारा बेसिकली प्रकाशित की गई है। इनकी एक किताब बड़ी फेमस रही है, बहुत पुराने के समय में दौर में चली थी, एक ह्यूमन सिस्टम रिस्पॉन्स टू डिजास्टर करके, है ना। वो ह्यूमन सिस्टम पर आधारित थी, वो ह्यूमन सिस्टम पर आधारित थी थॉमस जो है ड्रॉबिक के बारे में। और ये किताब पब्लिश कब की गई थी? ये किताब सन 1986 में आई थी, 1980, और ये ह्यूमन पर था डिजास्टर। ठीक है, ये जो है ह्यूमन पर डिजास्टर था, आप ऐसा इस यहाँ पर कह सकते हो। द सोशोलॉजी ऑफ डिजास्टर 2019 में आई है। ये जो किताब आई थी 2019 में बेसिकली ये पब्लिश की गई थी। इस किताब को आप ध्यान रखिएगा। थॉमस, अच्छा इसके साथ एक और नाम आता है रुथ ड्रॉबिक। रुथ ड्रॉबिक एक नाम है और एक नाम थॉमस ड्रॉबिक है। तो यहाँ पे थॉमस दिया है, रुथ का नाम दिया नहीं। इसमें दो विद्वानों के नाम आते हैं। 2019 की ये किताब जो बेसिकली पब्लिश की गई है और वहाँ पर आपदाओं के बारे में चर्चा पर चर्चा इस किताब में दर्शाई गई है। तो मैं चाहूँगा कि ऑप्शन नंबर आप सभी लोग यहाँ पर बी का ही चुनाव करेंगे। दो किताब दोनों की इंपॉर्टेंट, एक ह्यूमन को लेकर डिजास्टर बताया गया, दूसरी सोशोलॉजी के आधार पर डिजास्टर बताया गया है। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल आपके सामने कहता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम प्रतिबंध और प्रतिरोध अधिनियम बेसिकली कब आया है? जवाब क्या बताना उचित समझेंगे? प्लीज एक बार आप लोग। 2013 सर। 2013 सर। 13 सर श्योर। चलिए, कई बच्चे बेसिकली 2013 की तरफ भी झुकाव कर रहे हैं, 13 बच्चे बेसिकली 2012 की तरफ भी झुकाव कर रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का आशय ये है कि यदि आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को उत्पीड़न रोकथाम प्रतिबंध और रोकथाम अधिनियम कब बना था, ये मतलब बनने की प्रक्रिया में आप ये कह लीजिए कि एक प्रकार से प्रोसेस हो गया, है ना। एक प्रकार से बनने की प्रक्रिया में यहाँ पे एक प्रकार से प्रोसेस हो गया। ठीक है, इंटर्न। तो मेरा कहने का आशय यहाँ पर जो शब्द वो 2013 ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट जवाब जाएगा इस सवाल का। ठीक है, इस सवाल का। ठीक है, और आप सभी लोगों ने नाम तो सुना ही होगा कि कार्यस्थल पर जो है महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के नाम से, ये बेसिकली 2012 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 2012 में बेसिकली इसका जो प्रोसेस था वो चला था। वो आप ऐसा कह लीजिए कि एक दौर था जहाँ बेसिकली महिलाओं को लेकर जिक्र किया जा रहा। मैं आपको एक अलग से इसकी वीडियो बना रखा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में, है ना। और वो 2012 एक्ट आता है, उसी एक्ट के तहत मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया रखा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, महासभा के द्वारा बालकों के अधिकारों के संबंध में बात की जा रही थी, तो वो 2012 का था, जहाँ पे लैंगिक अपराधों के संदर्भ में। अब यहाँ पे बात तो कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के परिप्रेक्ष्य में, तो ये आपका आएगा 2013।
तो दोनों में जहाँ तक उम्मीद है कि आप पोस्को को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने बता दिया कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम में 2012 बन जाता है। और यदि आपसे पूछता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न के संदर्भ में, तो आप 2013 नाम लगाएंगे। तो दोनों आपका यहाँ पर करेक्ट बने। 2012 भूल लीजिएगा मत, पता चले आपकी 2012 ही भूल गए। ठीक है, पोस्को एक्ट यहाँ पर याद रखिए। सर 13 में है तो सर लागू भी 13 में ही हुआ था क्या सर? 13 तो आता है इसलिए। देखो 13 बेसिकली क्या है, ये 2013 बेसिकली इसका एक नाम से संबोधित किया गया है। इस एक्ट को जो है बेसिकली नाम में संशोधन करना, संशोधन ना करके आप ये कह लीजिए कि महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतितोष जो भी अधिनियम है, इसमें जो भी बातें की गई वो 2013 में ही बात की गई। बातचीत, विचार विमर्श, प्रतिक्रियाएं, जो इस तरीके की एक फ्रेमवर्क, एक हाइपोथेसिस, परिकल्पना जो बनाई जा रही थी वो 2012 में बनाई जा रही थी। सर ये एक्ट, ये हरासमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन एक्ट ही के बारे में पूछ रहा है ना सर ये? हाँ, तो एक्ट का ही ये जवाब मैं बता, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम की बात मैं कर रहा हूँ। ये अधिनियम 2013 का है, 2013 का है। नहीं सर, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अधिनियम कब बना था, तो सर ये इसका बनने का डेट तो 3 दिसंबर 2012 को है सर नहीं, देखिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि इसका बनने की डेट आपसे नहीं पूछा गया है ना। यहाँ पूछा गया कि ये बेसिकली प्रोसेस को लेकर, क्रिया को, एक बार आप इंग्लिश में भी देखें, वर्क प्लेस एट द जो है इंटैक्ट शब्द रिलेट हुआ है। और इस इनएक्टेड का ही तो होता है सर। देखिए ना, अधिनियम कब बना, इनएक्टेड मतलब उसी का मतलब हुआ सर। देखिए मैं आपको अगर आप 2012 लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब जो जाएगा भी 2013 ही करेक्ट जवाब होगा, ना कि 2000। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, क्योंकि जैसे कि ये प्रभाव में बेसिकली 9 दिसंबर 2013 को ही आया है। ये प्रभाव की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं, है ना, तो 2013 में ही यहाँ पर आया है ये अधिनियम। और आप कह रहे हैं 2012 की प्रक्रिया में, तो 2012 के परिप्रेक्ष्य में वो एक फ्रेमवर्क बनाने के परिप्रेक्ष्य में, तो फ्रेमवर्क बनाने के परिप्रेक्ष्य में नाम इसका रिलेट नहीं होता है ना। प्रभाव में कब आया ये जानना ज़रूरी होता है। पारित भी अगर हम बात करेंगे तो भी 2013 में हुआ है, प्रभाव में आया भी 2013 में। 2013 में नहीं सर, लोकसभा के, राज्यसभा के लोअर कोर्ट में सर ये 2012 में पास हुआ है सर। ये सेट का पेपर है, इतना डीप में ना जाएं तो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि अगर आप डीप में जाएंगे तो राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति ने कब वो चीज़ें की है ना उन परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को इसके उसमें बता चुका हूँ, है ना, कि डीप में जाने की इतना आवश्यकता नहीं है। और अगर डीप में जाता तो सवाल कुछ और होता है। नहीं सर, क्लियर कर रहे थे बस। ठीक है, थैंक यू सर। तो इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया है ना? 1953 सर। 53 सर। यहाँ सही जवाब अगर हम बात करते हैं 72 का जवाब, तो आपने सही बताया है कि 1953 का नाम यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना। ये ही ऑप्शन आपका सही जाएगा। मैंने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन यहाँ पे बताया गया है। आप सभी लोगों से मैंने एक बार पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में डिस्कशन भी किया इस क्लास के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। क्या बता सकते हैं कुछ दो संदर्भ में? जी सर बताए थे सर। आर्टिकल 340 का भी बताए थे कि इसी का अंडर में सर इस कमीशन का गठन हुआ था सर। बिल्कुल, तो आर्टिकल 340 ही मेरा पूछने का आशय था इस क्वेश्चन से। तो अनुच्छेद जो 340 है, और इसी के तहत बेसिकली 21 जनवरी 1953 को, 21 जनवरी 1953 को अग्रणी समाज सेवा स्वर्गीय काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम 11 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है बेसिकली गठित किया गया था। तो इन संदर्भ में आपको ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना होगा 1953। लेकिन जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जैसे यहाँ पे प्रथम लिखा है, अगर आपसे मान लीजिए दूसरा आ जाता तो दूसरा भी आप उसी के अंतर्गत रखेंगे। अनुच्छेद 340 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, उसका ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किया गया था। तो 30 अप्रैल सन 1982 का नाम आप लोग लगाइएगा, ठीक है। ये दूसरे वाले को याद रखिएगा। तो दूसरा पहला, ये दोनों बातें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिएगा प्लीज, बताइए कोई। हाँ सर, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक नाम आता है मॉर्गन का नाम, और इन्होंने परिवार के उद्विकास के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो कुछ अलग अलग इन्होंने
कथन को लेकर अपनी विचार विमर्श जैसी प्रक्रियाओं को रिप्रेजेंट किया है। और इन्होंने कहा है कि मॉर्गन ने परिवार के विभिन्न अवस्थाओं का एक सही अनुक्रम में दर्शाना है। तो इस संदर्भ मैं आप लोगों से ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले फर्स्ट तो होगा नहीं सर, पहला और दूसरा बिल्कुल नहीं होगा कि पहले समूह विवाह आ जाए, फिर एकाकी विवाह आ जाए, फिर पितृसत्तात्मक, पहले रक्त संबंध जाएगा, सेमियन परिवार हो जाए। ये भी मैं इसके बारे में बताता भी हूँ। सर डी होगा, आपका होगा नहीं, या तो सी होने वाला है या तो डी, सी या तो डी। सर डी होगा, डी आधार पे बताया गया डी सर, है ना। अब देखिए यहाँ सबसे पहली बात तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि रक्त संबंध, मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ रक्त संबंध से मैंने पहले यानी थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनको पहली प्राथमिकता दी, और फिर अंततः मैंने कहा है कि एक विवाही परिवार के सिद्धांतों पर, है ना। यहाँ बेसिकली इसके संबंध में जैसे अगर मैं बात करूँ सीक्वेंस से, मेरे पास इसकी पीडीएफ नहीं है, अलग अलग तरीके से इसकी पीडीएफ मेरे पास है। तो कहने का मतलब यह है कि रक्त संबंधी परिवार की बात जिक्र किया गया, उसके बाद सिंडे-सिमियन परिवार के बारे में जिक्र किया गया, सामूहिक विवाह के बारे में बात किया गया, सामूहिक विवाह, और उसके बाद सिंडे-सिमियन परिवार के बारे में बात किया गया। सिंडे-सिमियन परिवार क्या होता है, इसको बोला जाता है जोड़ीदार परिवार, है ना, जोड़ीदार परिवार इसको कहा जाता है। मॉर्गन के द्वारा ये बातें बताई गई है ना, फैक्ट है। तो यह एकल जोड़ों के बीच ना विवाह पर आधारित होता है, लेकिन बिना किसी विशेष सहवास के। विवाह पार्टियों की खुशी के दौरान जो जारी प्रक्रियाएं होती हैं, उन संदर्भ में ये सिंडेशियन परिवार रिप्रेजेंट होता है। एकल जोड़े के विवाह पर स्थापित होता है और बिना किसी व्यक्ति को दूसरे पर विशेष सहवास का अधिकार दिए बिना। सहवास समझते हैं क्या होता है? सहवास ये बता दीजिए सर, विशेष सहवास एक कहने का मतलब है साथ रहना या घनिष्ठ संबंध या घनिष्ठ रिलेशनशिप बनाना। हाँ बस 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 समझ गए, वही तो सहवास रहना। इन परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहने का मतलब घनिष्ठ संबंध के साथ। कौन रिलेशनशिप सर, समझ में नहीं आया सर, एक बार थोड़ा क्लियर कीजिए सर। जैसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, है ना, नोट कर देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर नोट कर देता हूँ नीचे, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। IMP करके सिंडे सिमियन विवाह कह लीजिए या परिवार कह लीजिए, ठीक है, कि जोड़ी या जोड़ी एकल जोड़े के विवाह पर स्थापित, ठीक है, होती है और बिना किसी व्यक्ति को दूसरे पर विशेष सहवास का मतलब घनिष्ठ संबंध भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सहवास का अधिकार दिए बिना, ठीक है, दिए बिना। या आप ये भी कह सकते हो कि एकल जोड़े के बीच में विवाह पर आधारित हो, लेकिन बिना किसी विशेष सहवास के, बिना किसी घनिष्ठता के या किसी संबंध से। उन संदर्भ में ये शब्द जो है बेसिकली आता है, ठीक है। तो एक प्रकार से ये है। और लास्ट में एक आता है जो है आपका मोनोगेमियंस वंश। और मोनोगेमियंस जो वंश होता है वो बेसिकली एकाकी विवाह सिद्धांत को ही दर्शाता है। ये लास्ट में ही आता है। तो फिर पितृसत्तात्मक आएगा, फिर मातृसत्तात्मक, फिर उसके बाद एक विवाही को ही देखो आप यहाँ पे कहा गया है मोनोगेमियंस वंश, या उसको परिवार के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इसके संदर्भ में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। लुइस हेनरी मॉर्गन का ये विद्वान है जिन्होंने विवाह के विकास सहित इन्होंने प्राचीन समाज की किताब में बताया। प्राचीन समाज की किताब आई थी कब? 1877 में आई थी, 1877 में। प्राचीन समाज किसने लिखा था? ये
मॉर्गन ने लिखा था। मॉर्गन ने सर। हाँ, उसी ने इसी जो विवाह के ये चरण देखने को मिला है, जो प्रकार मिला है आपको, इसी के अंतर्गत मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्या था सर? प्राचीन समाज? प्राचीन समाज ही केवल है बस, और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर केवल और केवल डी होगा आपका, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। चलिए जरा जवाब बताइए, इस सवाल का ऑप्शन क्या होना चाहिए सही। परिपेक्ष और विचारक का नाम लिखा गया है आपके सामने। क्वेश्चन 74 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। आप बता भी सकते हैं इसका सही जवाब। पारिवारिक मॉडल है। आप कह रहे हैं पारिवारिक मॉडल। प्रकारवादी मर्डॉक। अच्छा, प्रकारीवादी रिप्रेजेंट करने वाला है मर्डॉक का। ठीक है, और जी सर। काल मार्क्सवादी एंजल्स, तो फ्रेडरिक एंजल्स। एंजल्स याद करेगा। और अगर उत्तर आधुनिकता की बात हम लोग करेंगे तो रूबिन। हाँ, यहाँ पे जो नाम आ रहा है जूठी स्टेसी का नाम, ये आपको रिलेट होंगे। और रेडिकल जो है लिबर्टियन नारीवाद की बात करेंगे तो गेल रोबिन का नाम यहाँ पर आएगा। ये ऑप्शन आपका सही जाएगा। तो पहले का जो गया है वो 3, फिर दूसरे का गया है आपका 4, ऑप्शन ए सर। 2, फिर 1। नहीं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन कहाँ से? ऑप्शन बी। दूसरे का तो 4 गया। ऑप्शन ए सर। सी एस आर सी। कोई ऑप्शन में नहीं। अच्छा है, सी एस आर सी। थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच हो रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा महिला संगठन किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है? देखिए, आप सभी लोगों ने नाम सुना भी होगा। तेलंगाना में एक बेसिकली पार्टी जो विमोचना थी, वो किसी पार्टी से नहीं थी। विमोचना सर। हाँ, विमोचना। तो इस यस सर। जो जवाब जाने वाला है मैंने, तो वो ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर। अगर हम सर बैकग्राउंड नॉइस आ रही है बहुत ज़्यादा। बैकग्राउंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो अभी आपने बताया है, पहले बताया टीचर आ रही है और आपकी आवाज भी कम है आज। ओके, तो प्लीज़ आप लोग बताया करो। अगर नहीं बताओगे तो काम कैसे चलेगा? रहने दो, शांत है। अभी तो आवाज़ नहीं आ रही ना? नहीं सर, अभी तो नहीं सर, अब सही है। ये देखो, आप लोग, मैंने कई बार आप लोगों से इस चीज़ों को बता चुका हूं। अगर बताती तो आप बताओगे तब मैं समझ। ठीक है सर, उतना भी सर नहीं था। ठीक है था सर, चलो ठीक है, उतना भी नहीं था। आप तुरंत बताएंगे तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे जो होगा कुछ मुझे पता नहीं चल पाता ना इसमें। तो यहाँ बेसिकली सही जवाब क्या होगा? विमोचना होगा आपका। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पे एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, और सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे माना जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, विमोचना शब्द, है ना। ये बेसिकली देखो, कर्नाटका, अगर हम बात करते हैं वोमेन ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगलोर, कर्नाटका में भी एक विमोचना संस्था है ना। इम्पोर्टेंट है ये भी। बेसिकली इसका अर्थ होता है बंधन, है ना, बंधन। ठीक है, उस प्रक्रियाओं से रिलेट कराता है विमोचन शब्द, है ना। और बाकी तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही था कि महिला संगठन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, तो वो विमोचना नहीं है, बाकी सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। नातेदारी व्यवहारों की दूरियों को कारण बताइए। देखिए, नातेदारी जो बेसिकली दूरियां बन रही हैं उनका रीज़न, एक तो परिवार का विघटन होना, प्रवास का भी मान सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन। देखिए यहाँ तो सारे मान सकते हैं। सभी लग रहे सभी है सर, ए बी सी डी। यानी आपका ऑप्शन सी आपका सही जाएगा ना। नातेदारी दूरी होने का कारण ये सभी हो जाएंगे। विवाह प्रथा का परिवर्तन, आजकल देख समाज में परिवर्तन भी आप लोग देख ही रहे हैं ना, वो चीज़ें आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन परिवार के सामाजिक सोशल क्या लिखा हुआ है? फंक्शन। अच्छा, सामाजिक कार्य से संबंधित नहीं है ना, सोशल फंक्शन से बेसिकली संबंधित नहीं है यहाँ पर, है ना। ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है और आप बता भी सकते हो। मेरे कहने का आशा है, जैसे भाई देखो श्रम विभाजन है, तो ये परिवार के समाज कार्य से संबंधित थोड़ी ना है ना। तो मैं आपसे कहूँगा इसको आप रखिए। ठीक है, देखो सामाजिक नियंत्रण अगर हम बात करेंगे तो परिवार के सामाजिक कारण से संबंधित नहीं, कार्य ये सामाजिक कार्य है, सामाजिक कार्य से संबंधित है। नियंत्रण करेंगे, ये वाला हुआ समाजीकरण होता है और ई भी नहीं होगा सर, लेकिन सामाजिक सुरक्षा वाली प्रक्रिया में नहीं होगा। तो मैं सॉरी उत्तराधिकार नहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा होता है, बी नहीं होगा। हाँ, सर ए बी और ई नहीं होगा।
ए और डी नहीं होगा, बाकी सारा होगा। बताओ, समाजीकरण नहीं करते हो, समाज कार्य के संबंध में कार्य नहीं, क्या ये नहीं है कार्य? कार्य तो है सामाजिक हाँ जी सर जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ये उत्तराधिकार नहीं है और कार्य का विभाजन नहीं है, केवल ए और डी नहीं होगा, और ए और डी ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सर थोड़ा सा इरेज करके अच्छे से सर टिक मार दीजिए सर, हाथ पहुंच हो गया सर इरेज करके। ठीक है, एक बार चार्जर लगाना जरा। ठीक है, ए और डी। बाल न्याय अधिनियम 2015 कब लागू किया गया था, है ना? ये तो आपको पता होना चाहिए, लागू कब किया गया। 15 जनवरी। आप क्या बता रहे हैं? 15 जनवरी 2016। 15 जनवरी 2016। जी सर। हाँ, बाल न्याय अधिनियम जो 2015 के नाम से जाना जाता है, इसको लागू करने की जो तिथि बताई जाती है वो 2016 बताई जाती है ना? तो 15 जनवरी 2016 से पूरे देश में ये प्रभावी हो गया। ठीक है ना? 2000 को निरस्त किया गया था, तो उसी की जगह पे भारत सरकार ने नवीन किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 लाया, जो 2015 के नाम से जाना गया। बाद में इसी अधिनियम को पूरे देश में लागू करने की जो तिथि बताई गई वो 15 जनवरी 2016 बताई गई, है ना? ये बात आप ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं, जैसे 7 मई 2015 की बात करते हैं अगर आप, तो 7 मई 2015 की प्रक्रिया में लोकसभा ने इसमें संशोधन किया है ना, फिर किशोर न्याय विधेयक पारित हुआ, जो बेसिकली 16 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के वयस्कों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया बेसिकली, लेकिन ये बड़ा आसान क्वेश्चन ऊपर आता है, सेट का पेपर है ना। अगर आप PSC वगैरह वाले में भी जाएंगे तो थोड़ा सा डीप में जा सकता है मे बी, लेकिन सेट वगैरह में इतना डीप में जाने वाला क्वेश्चन नहीं होता है, ऊपर होता है। नेट अभी कहीं ना कहीं एक प्रकार से उतना डीप में जाने का प्रयास नहीं करता, लेकिन फिर भी हार्ड होता है ऐसे प्रश्नों पर, है ना? हार्ड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देखिए क्वेश्चन आपके सामने प्रोग्राम दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है ना। अगर मैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात करता हूँ तो ये कब बेसिकली प्रकाशित हुआ है, जरा बताना चाहेंगे ये कब बेसिकली आया हुआ है, कब? तो 1995। नहीं पता सर। क्यों? ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अभी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम आपको पहले भी मैंने इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, 1995 की डेट नहीं सर UGC नेट के लिए नहीं पढ़ाया होगा। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसे मत बोलो। मैंने आप सभी लोगों को इसके बारे में आपको NSA पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा इसकी सर एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से। और इस प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो 1995 का वर्ष आता है। इसको हम बोलते थे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम ये है, और इसी के अंतर्गत बुजुर्ग, विधवाओं, दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती थी ये संस्था। जो ये संस्था आई थी कब, तो आप सभी लोग मुझे बता भी सकते हो। 1999। हाँ, 1995 में आई थी। कब आई थी? 1995 में आई थी। 1995 में आया था राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। ठीक है, देखना आप लोगों को मैंने लास्ट क्लासेस में, लास्ट क्या मैं UGC नेट में, और उसके तहत मैं आपको पहले जब योजना पढ़ा रहा था तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना पढ़ाया था, है ना। जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के गरीब रेखा से नीचे रहे, जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बारे में। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना बताया था, जहाँ 40 से 59 वर्ष की आयु की महिलाएँ थी। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन योजना पढ़ाया है, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना पढ़ाया है, अन्नपूर्णा योजना पढ़ाया है, इसी के तहत पढ़ाया था। फिर 2016 में NSAP के अकॉर्डिंग योजना में कोर के बारे में बताया था, मुझे आज भी याद है। इसकी क्लास मैं आप लोगों को ले चुका हूँ UGC नेट सोशल वर्क में। हालांकि इस सवाल का सही जवाब जो जाएगा ये यही होगा, 1995। नेशनल पॉलिसी फॉर जो है एल्डर पर्सन, इसका भी जवाब आप दे सकते हैं। 2007 ही है सर। 1999 सर। 1999 बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे अगर आपने एल्डर समझ लिया है, नेशनल पॉलिसी बुजुर्गों के लिए जो थी ना जी सर, बनाई गई थी, वो 1999 मैंने बताया भी था, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो वृद्ध
जी सर। मनाया जाता है ना। बड़ा फेमस सवाल ये बेसिकली रहा भी है परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो एक नाम और आता है NPHCE। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जानते हैं क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर एल्डरली सर। हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अकॉर्डिंग ये जो है इंस्टीट्यूट एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हो कि चलाया गया है। ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों के पर राष्ट्रीय नीति में ना सिफारिश की गई थी। माता पिता भरण पोषण या माता पिता वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम जो 2007 का था, उस प्रक्रियाओं को ये बड़ी बखूबी ढंग से निभाया है। ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। तो आप सभी लोग बता सकते हो कि ये 2007 जवाब जाएगा, है ना। 10-11 होगा सर ये। जी सर, 10-11 होगा सर। हाँ द मेंटेन, अच्छा ये 10 से 11, ओके जी सर। सी का, हाँ, सही। हालांकि देखिए यहाँ पे वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति के संबंध में सिफारिश की गई थी। ठीक है, तो ये बेसिकली वरिष्ठ नागरिकों का और भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के तहत राज्य के दायित्व को ध्यान में रखते हुए ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2014 और 15 के दौरान ठीक है, वृद्धों को लेकर स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को बनाया और शुरुआत किया गया 2010 और 11 से। सही जवाब हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये होगा आपका। और फिर उसके बाद द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर एंड पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, ये आपका 2007 होगा। बिल्कुल सही जवाब आप जा रहे थे, अब ये सही हुआ। ये तो नीचे वाला आप कई बार बताए भी है सर, सिक्योरिटी में सर। बिल्कुल, तो बेसिकली यहाँ पर अगर ऑप्शन का अगर हम चुनाव करेंगे तो पहले का 3 ढूंढिएगा और दूसरे का 1, पहले का 3 दूसरे का 1, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, ये एक सवाल देखिए यहाँ पे, गोत्र बहिर्विवाह समूह है जो अंतर विवाह करने वाली जाति के अंतर्गत एक सामान्य वंशक्रम है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है ना। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे KM कपाड़िया। आएगा। हाँ, यहाँ कपाड़िया जी। पे आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक, सर ये घुरैया के स्टूडेंट हैं क्या? घुरई के, हाँ, अब घुरई के स्टूडेंट एग्जैक्ट मुझे याद तो नहीं है इनका, लेकिन घुरई के कई हाँ सर, ये KM कपाड़िया उन्हीं के स्टूडेंट हैं। अच्छा, ठीक है। तो गोत्र बहिर्विवाह समूह के पाठ में इन्होंने एक प्रकार के एग्जाम्पल भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ना। देखिए, सर्वप्रथम जो है धारणीय विकास सस्टेनेबल की अवधारणा किस वर्ष आई थी? 1971, 1981 में। जरा बताइए सर ये ऑप्शन ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन डी जाएगा। सर कोई नहीं है, गलत है। हाँ, तो यहाँ पे सर्वप्रथम जो संधारणीय विकास था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप लोगों को पता होगा 1987। हाँ, 1987 वाला याद होगा आप सभी को। आप लोगों ने आवर कॉमन फ्यूचर का ब्रेटलैंड हाँ, ब्रेटलैंड रिपोर्ट में तो वो प्रक्रिया बेसिकली रिप्रेजेंट होती है। बाकी यहाँ पे कोई वर्ष नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी का ही चुनाव करेंगे तो बेटर रहेगा, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से तकनीक क्रांति को कालक्रमानुसार क्रम से व्यवस्थित करिएगा, है ना। देखिए, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा जो अभी हाल में जो प्रौद्योगिकी क्रांति रही है, 21वीं मुद्रण आएगा सर। 21वीं सदी की बात आती है ये। ठीक है, और फिर औद्योगिक वाली प्रक्रिया की अगर क्रांति की बात करते हैं तो ये 18वीं सदी में देखने को मिला है। ठीक है, और ये मुद्रण वाली प्रक्रिया आप कहेंगे 15वीं शताब्दी के दौर में आया है, और हरित क्रांति की बात करेंगे तो 20वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, 1960 में। तो कहने का आशय मेरा यही है कि यहाँ पर आप सभी लोग बी को पहले रख लीजिए, फिर उसके बाद सी को रखिए, फिर उसके बाद आप ए को रखिए, फिर लास्ट में डी को रखिए। तो BCADBC बी वाला ऑप्शन बी सर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। सब्जी उत्पादन प्रणाली वेजी किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। नासा। आप बताइए सर नासा। ओके, और भी कोई बच्चे? ये समझो एक प्रकार से इसरो भी हो सकता है सर। इसरो सर। नासा होगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का जवाब आ चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, इस शब्द से रूबरू करवाना चाहूँगा। बेसिकली ये जो शब्द है रिलेट कराता है नासा, है ना। आपका करेक्ट जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सर।
देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि सब्जी उत्पादन प्रणाली, जिसको हम लोग बोलते हैं बेजी, ये नासा के द्वारा अंतरिक्ष वातावरण में उपयोग की जाने वाली एक पौधे प्रणाली या एक पौधे वृद्धि प्रणाली मानी जाती है। बेजी का उद्देश्य जानते हैं क्या था? बेजी का जो उद्देश्य था वह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ खाद्य स्रोत के साथ साथ चिकित्सकीय बागवानी के माध्यम से मनोरंजन और विश्राम का साधन प्रदान करना। इस परिप्रेक्ष्य में बेसिकली ये शब्द रिलेटेड। सर आवाज नहीं आ रही सर। क्या आवाज़ ब्रेक हो गई क्या? आ रही है सर, आ रही है। सर धीरे आ रही है आपकी आवाज थोड़ी। धीरे आ रही है आवाज़ मेरी? सर बहुत स्लो हो गई सर। बहुत अब आइए slow? सर अब। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई क्या आवाज़ मेरी? सर मेरे यहाँ से बीच में बहुत हो गई। अच्छा। चलो ठीक है ना। तो अभी एक मैं थोड़ा सा तेज़ बोलने का प्रयास करूँगा ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों के पास जो है पहुँचे, है ना। तो सब्जी उत्पादन प्रणाली में नासा के द्वारा अंतरिक्ष वातावरण में विकसित करना और उसको उपयोग की जाने वाली एक पौधे वृद्धि प्रणाली के रूप में जाना जाता है, और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी ही करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान भी रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करती है? देखिए, अभी आप लोगों ने ये प्रश्न मेरे समझ से दोबारा रिपीट हो गया क्या? नहीं, रिपीट है ये एक बार आ चुका है। इसका सही जवाब शायद आप लोगों ने एसिटिलीन आएगा। हाँ लगाया था आप लोगों ने। एसिटिलीन नहीं है, जी सर। मुझे लग रहा है रिपीट है ये AC हाँ सर। और मैंने बताया था आप लोगों को ऑप्शन जी नंबर सर, याद रिपीट। करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 85 नंबर की। कहता है कि किस देश में शोधकर्ता ने ई स्किन विकसित की है जो विकलांग व्यक्तियों को स्पर्श का अनुभव करने में मदद कर सकती है? ऑस्ट्रेलिया। USA है ना। यहाँ पर मैं आप सभी से कहूँगा कि USA का जवाब दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। किसने कहा है कि किस समाज के पास कितनी अधिक सूचना और प्रौद्योगिकी होगी वह उतना ही अधिक उन्नत होगा? ये किसका स्टेटमेंट है? ये किसका स्टेटमेंट? जी, लेंस्की का है कि हार्ड लेंस्की का है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध के अंतर्गत नहीं आता है? साइबर अपराध के अंतर्गत प्लीज जवाब बताइए। साइबर अपराध सर ए वाला। ओके, ये आप सभी लोग कह रहे हैं। चलिए मैं बताता हूँ, मेरी बात को ध्यानपूर्वक आप सभी लोग सुनने का प्रयास करिएगा। और इस सवाल का बेसिकली जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए ही जाएगा। यहाँ पे SOL जो है इंजेक्शन। देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गिब्सन ने किया था। किसने किया था? गिब्सन ने किया था। विलियम गिब्सन ने किया था सन 1984 में। ठीक है, और इन्होंने एक किताब भी लिखा था उस समय। उस किताब का नाम था न्यू रोमांसर इस किताब का नाम था। और यह एक ऐसी आभासी दुनिया है जहां बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, और यदि कुछ आप देख भी सकते हैं पर उसे छू भी नहीं सकते हैं। तो इन परिप्रेक्ष्य में एक इस तरीके का शब्द जो है साइबर युग में कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे क्रियाओं को रिलेट कराया गया। तो यहाँ एक शब्द आ जाता है हमारे सामने, ये भी याद रखने वाली बात है कि SOL इंजेक्शन। जानते हैं क्या होता है प्लीज? नहीं सर। तो पता है, बताएं एक बार। इंजेक्शन है सर। हाँ, इंजेक्शन है सर। इंजेक्शन है सर। ये इंजेक्शन है। कौन सा इंजेक्शन? किस टाइप का? क्या हुआ सर? ये किस टाइप का इंजेक्शन बताइए जरा। हाँ, एलर्जी कंडीशन के लिए इस्तेमाल, जहाँ तक हम पढ़े थे सर, एलर्जी कंडीशन में सर इस्तेमाल किया जाता है इस इंजेक्शन का, अस्थमा के लिए सर। ओके, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो सोलोमेंड्रोल सॉल्यूशंस, एक प्रकार से आप ऐसा कहिएगा कि रिकॉन्सोलन है ये, जो बेसिकली इसको जाना जाता है SOL से सोलू। उसके बाद मेड्रोल, सोलोमेड्रोल,
सॉल्यूशन, है ना, ये शब्द है जो बेसिकली एक इंजेक्शन ही आप यहाँ पे जो कह रहे हैं उसी का एक पुनर्गठन, इसका उपयोग जनरली बेसिकली डॉक्टर जो है निर्देशानुसार नसों में या सीधे मांसपेशियों में धीरे धीरे इंजेक्शन के द्वारा जो दी जाने वाली प्रक्रिया होती है उन शब्दों में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे साइबर अपराध से संबंधित ये नहीं है। बाकी देखिए डेनियल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, लॉजिकल बॉम्ब हो गया एंड कार्ड अटैक हो गया, ये सब जो है साइबर अपराध से संबंधित माने जाते हैं, है ना। साइबर अपराध से संबंधित देखो DSSB का ये टॉपिक है, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा DSSB में, है ना, कि साइबर अपराध के अंतर्गत IT एक्ट क्या भूमिका निभाता है, ऑनलाइन हरासमेंट क्या होता है, उसके ये धारा क्या होती है, ठीक है। 2008 का संशोधन का भी पार्ट रहा है, वहाँ जिक्र किया जाएगा। फिलहाल आप इतना यहाँ पे जानेंगे कि साइबर अपराध के अंतर्गत SOL इंजेक्शन एक इंजेक्शन है जो बेसिकली अभी अभी आप में से किसी बच्चे ने कुछ शब्दों को रिलेट भी कराया है कि ये इंजेक्शन जो खुराक के रूप में चिकित्सा स्थिति और उपचार के प्रति प्रतिक्रिया पर आधारित होता है। डॉक्टर के परामर्श पर ये जो है दवाएं वगैरह, खुराक वगैरह, इंजेक्शन वगैरह दी जाती है। बाकी यहाँ पर जो है ये अपराध से 3 चीज़ें आपको शामिल की गई हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक बॉम्ब क्या होता है, थोड़ा बताएंगे? लॉजिक बॉम्ब, देखो लॉजिक बॉम्ब कहने का मतलब ये है जैसे कि आप अभी हैकिंग की बात अगर मैं करता हूँ, हैकिंग, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि साइबर अपराधी किसी कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करके किसी को निजी जानकारी जैसे नेट बैंकिंग, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड पासवर्ड, अन्य जानकारी चुरा लेना, ठीक है, उन परिप्रेक्ष्य में। तो उन्हीं दृष्टिकोणों को बेसिकली एक लॉजिक बॉम्ब का नाम बेसिकली दर्शाया जाता है इनमें, ठीक है। और ये साइबर अपराध के अंतर्गत आता है, एक पार्ट होता है ये, है ना। उन परिप्रेक्ष्य में ये जाना जाता है लॉजिक बॉम्ब के नाम से। आप ये भी कह सकते हो कि पूर्ण भावना है, एक कोड है सॉफ्टवेयर में जो है बेसिकली एडिट किया जाता है ये मलेशियस, लाइक टू सर मलेशियस सॉफ्टवेयर जो आपके इंटरनल डेटा को हैक करता है सर। हाँ, मतलब वही एक्सेस कर लेता है इंटरनली, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल नेट बैंकिंग वगैरह, वो चीज़ बेसिकली उसी को बेसिकली एक नाम दिया जाता है कि भाई ये, इसे एक लॉजिक बम कहते हैं, लॉजिक बम। आप लोग कभी कभी नहीं जब पासवर्ड वगैरह भूल जाते हो तो लॉजिक लगा के आप सोचते हो कि डालूंगा मैं, शायद यही डाला था, शायद याद आ जाए, है ना। तो भले आप अपने ही पासवर्ड भूल जाते हो, अपने ही तरीके से अपनी याद करने की कोशिश करते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन फिर भी उस प्रक्रिया को लॉजिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि आपके सामने की प्रौद्योगिकी के प्रकार और समय अवधि जिसमें वे व्यापक रूप से उत्पन्न और विकसित हुए हैं। अच्छा, आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग, परमाणु ऊर्जा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, ये कौन से शताब्दी में या काल के दौर में जो है ये आया हुआ था। तो मैं आप लोगों सबसे पहले कपड़ा आएगा। 20वीं 21वीं सदी में आया था, अभी हाल ही की बात है भाई, 20वीं 21वीं सदी में, है ना। जो है इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटिंग, परमाणु ऊर्जा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सब तो अभी की बात है। फिलहाल कपड़ा खनन धातु की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये सिंपल सी बात है, ये आपका किस शब्द को रिलेट कराएगा, 18वीं सदी को, 18वीं। मध्य में शुगर मिल्स हो गया, पेपर मिल्स हो गया, पवन चक्की वगैरह, ये तो बड़ा पुराना चला गया क्या भाई। ये आपका मध्यकाल वाले प्रोसेस का आप दर्शा सकते हो, मध्यकाल में आया था, है ना। और फिर उसके बाद परिवहन, निर्माण, विनिर्माण वाली प्रक्रिया में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कब बन जाएगा, 19वीं सदी का पार्ट बन जाएगा, 19वीं सदी में, है ना। तो आप देख सकते हो कि पहले का आप 4 लगा दीजिए, दूसरे का आप जो है 3 लगा दीजिए, तीसरे का आप जो है 1 लगा दीजिए, और डी वाले का आप 19 यानी 2 लगा दीजिए। लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर न्यूक्लियर सर 19वीं शताब्दी में तो सर आ गया था ना सर। देखिए 19वीं सदी में आप कह रहे हैं कि क्या कंप्यूटिंग का रिवोल्यूशन सर 19वीं शताब्दी में नहीं हुआ था सर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 19वीं सदी में बात सही है, हाँ बिल्कुल बात सही करें कि आप आ गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटिंग, परमाणु ऊर्जा और भी इसके प्रोसेस में ऐसे नहीं कोई आपको आप 1-2 चीज़ को ही रिलेट करना है। पूर्णतः रूप से सक्षम रूप से अगर बात करेंगे तो वो 20वीं 21वीं सदी। इंजीनियरिंग सर, इंजीनियरिंग कॉलेज की भी तो स्थापना रुड़की का 19वीं शताब्दी में हो चुकी थी सर। जेनेटिक इंजीनियर है, जीन से रिलेटेड। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप सवाल को समझने का प्रयास करिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रौद्योगिकी के प्रकार में समय के अवधि के साथ में उसके व्यापक उत्पन्न के रूप में, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटिंग, परमाणु ऊर्जा, जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कि ये अभी सक्षम जो हुआ है ये 20वीं और 21वीं सदी में हुआ है।
कपड़ा खनन की बात करते हैं तो क्या ये कपड़ा खनन पहले 18वीं सदी में नहीं रहा होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, 1854 में तो मुंबई में सर स्टार्ट हुआ था पहला सर कपड़ा के लिए। उससे देखो वहाँ तो जाहिर सी बात है कंपनी वगैरह के रूप में आ गया, फैक्ट्री वगैरह के रूप में आ गया, वो तो आपका करेक्ट है। शुगर मिल्स की बात अगर हम लोग करते हैं मध्यकाल में भी बात, चलो ये भी ठीक है। परिवहन निर्माण और विनिर्माण की बात करते हैं तो क्या ये 18वीं सदी में नहीं था परिवहन वगैरह निर्माण वगैरह? सर व्यापक रूप में पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये कि एक प्रकार का प्रोसेस दर्शाया गया, आपको मैच करना है। और सही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये सक्षम रूप में 19वीं सदी में ही आया और ये 20वीं और 21वीं सदी में देखने को मिला कंप्यूटिंग वाला सिस्टम। ठीक है ना। तो अभी तो बेरोजगारी का कार्य तो बेसिकली अब जाकर तीव्र हो गया, पहले भी तो था लेकिन अब जाके तीव्र ज़्यादा हो गया है। तो आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि आप आजकल ज़्यादातर जो जितने काम हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग पर हो गया है, कंप्यूटर बेस्ड हो गया सारे कार्य, तो इसलिए बेरोजगारी ज़्यादा फैल गई। पहले 19वीं सदी में थोड़ी ना इतना ज़्यादा था। अगर हम बात करते हैं या 1992-93 की बात करेंगे, 95 के वर्ष के अभी जिसका डेट ऑफ बर्थ होगा, उस समय इतना भरमार नहीं थी बेरोजगारी की, लेकिन अब ज़्यादा हो गई है ना। तो वो भी तो बेसिकली 20वीं सदी का ही पार्ट था, है ना। तो कहने का आशा यही है कि इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देंगे जब भी, और आप लोगों को देना पड़ेगा दूसरा वाला, ठीक है ना, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, यही जा रहा था, बी ही सही ना। 4-3 जी सर। हाँ यही सही होगा। द वर्चुअल कम्युनिटी नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है, प्लीज आप इस वैन गोल्ड। क्या कह रहे हैं? नहीं पता सर इसका। अच्छा बी वाला। अच्छा, इस सवाल का बेसिकली अगर मैं आप लोगों से जवाब चाहता बताता हूँ तो आप सभी लोग बताइएगा कि हवार्ड रेन गोल्ड का नाम बेसिकली देखने को मिलेगा, ठीक है। और सन 1993 का जो वर्ष है उसी दौर में ये किताब बेसिकली देखने को मिलेगी है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 यानी 19 को लेकर, तो CRISPR CAS9 एक जैसे CAS9 एक उपकरण है जिसका उपयोग जीवित जीवों के किस अणु को संपादित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देखो आज के दौर में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ सबसे प्राथमिकता किसको देने वाले हैं, DNA या यहाँ ऑप्शन ही बेसिकली क्लियर है मेरे समझ से है कि DNA की तरफ ही प्रश्न जाएगा। DNA होगा, फिंगरप्रिंट वगैरह होगा, इस प्रक्रिया का आप सभी लोगों को पता भी होगा, है ना। DNA होने परिप्रेक्ष्य बेसिकली आज के दौर में देखने को मिलता, तो गाइड DNA या RNA, ठीक है, बेसिकली इंक्लूड है इसमें, है ना। और प्रोटीन मोलिक्यूल्स में भूमिका निभाता है। मैं आप लोगों से यहाँ पे कहना भी चाहूँगा कि ऑप्शन जब भी आप लगाएं वो प्रक्रिया आपका DNA का ही बेसिकली माना जाएगा, DNA ही ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी लोग इसके बारे में, बताइए क्लियर रहेगा? जी सर। ठीक है, DNA आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा, ठीक है। ये संशोधन का पार्ट माना जाता है, CAS9 के संशोधन संस्करणों का उपयोग का एक पार्ट है ये, ठीक है, एक पार्ट है संशोधन का। 91 नंबर का सवाल आप लोगों ने कई बार मेरे से सुना भी होगा, आसानी से आप इसका जवाब भी जानते होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना। जवाब दे सकते हैं आप लोग। ब्रह्म समाज 4 राजा राम मोहन राय सर, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडे। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। तो 4 3 2 1 सेकंड ऑप्शन सर। कहाँ पर है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड। संस्कृति व्यवहार के व्यक्त करना व्यक्त अथवा अव्यक्त पैटर्न का प्रतीक के रूप में उपार्जित और संप्रेषित किए जाते हैं, यह परिभाषा है, ये दी गई है। और मैं आप लोगों से कहूँगा इस परिभाषा का जवाब ऑप्शन नंबर आप डी को लगेगा, क्रोबर एंड क्लकोहन, ये नाम आ जाता है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया है, अतः डैश आपके सामने गतिमान और निरंतर चलने एक निरंतर चलने वाली संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने के लिए एक सतत चलने वाली सर सी ऑप्शन जी सर। है ना।
इसलिए ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो लगाएंगे वो केवल सी ऑप्शन का ही चुनाव आप करेंगे। सांप्रदायिकता शब्द है, देखिए सांप्रदायिकता बेसिकली आप सब जानते हैं धर्म के आधार पर ही बेसिकली डिवाइड का पार्ट है। धर्म व भाषा के आधार पर नंबर सर। बी में ही दिया है, कभी कभी भाषा के आधार पर भी सांप्रदायिकता हो सकती है ना, भाषा के आधार पर भी हो सकती है। इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि ऑप्शन बी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छा यहाँ दिया है नीचे कोड भी, तो केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, है ना, बी वाला ऑप्शन सही है ना, बता दीजिए एक बार। जी सर। ओके यस सर। जी सर। उसके बाद देखिए आप लोगों ने विभिन्न जगहों पर गए होंगे, घूमे होंगे, टहले होंगे भाई, है ना, पता है आप सभी लोगों को। जम्मू कटरा सर। जम्मू कटरा। कहाँ है, ठीक है। साईं मंदिर कहाँ है? शिरडी। अच्छा, शिरडी। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में। मुंबई। स्वर्ण वर्ण मंदिर मंदिर अमृतसर। अमृतसर। ये आपका आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा पहले का बताइए? ऑप्शन सी है सर। ऑप्शन सी, सी, सर। ऑप्शन नंबर सी आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है, और जो है बेसिकली अनौपचारिक है ना, अनौपचारिक शिक्षा की। तो देखिए इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम कहीं पर कोई भी ऑल ऑफ द अबव। प्राकृतिक रूप से जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही बात है। इसे किसी भी स्रोत का प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है। सभी कह रहे हो आप लोग, यहाँ पर डी वाला करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी आपका सही माना जाएगा। लामबंदी का प्रकार बताना है आप लोगों को, लामबंदी के सामाजिक सांस्कृतिक प्रकार बताना है। तो देखो सामाजिक लामबंदी होगा, सांस्कृतिक भी होगा, सांप्रदायिक भी होगा, तो ये सभी होना चाहिए, डी जी ऑप्शन। सर। सही होगा। डी, अच्छा नीचे भी कूड है, यानी केवल डी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि डी ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण और धर्म, देखो अभी मैंने आप लोगों को हाल ही में ही बताया था, अभी की क्लास में ही जिक्र किया था, इसमें धार्मिक को लेकर मैंने बात किया था, है ना, आर्टिकल 25 में। जी सर। 25 सर। तो अंतःकरण और धर्म को मानने की स्वतंत्रता के संबंध में प्रावधान जो दर्शाता है वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाता है? सी वाला ऑप्शन सही जाता है। ठीक है, और निम्नलिखित में से आपको यहाँ पे सूची मिलाना, देखिए सांप्रदायिकता है, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक संगठन, धार्मिक आंदोलन। सांप्रदायिकता शब्द किसको रिलेट कराएगा प्लीज आप बताइए। अयोध्या विवाद। हैं? धार्मिकता। धार्मिक समानता। सांप्रदायिकता एक खास वर्ग का फायदा सर। हाँ सर, एक खास वर्ग को फायदा। सांप्रदायिकता हाँ, मतलब सर। धर्म, अगर मैं बात कर रहा था आपसे धर्म को लेकर, अभी नहीं बताया ऊपर आपको, धर्म भाषा, तो वो किसी खास को ही तो रिलेट कराती है ना। और धर्मनिरपेक्षवाद को धार्मिक समानता। धार्मिक समानता, धार्मिक समाज। धार्मिक संगठन को बात करते अगर हम लोग तो बजरंग दल। बजरंग दल। बजरंग दल और धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन, देखिए अयोध्या का जो विवाद है, आप ऐसा भी कह सकते हो धार्मिक आंदोलन ही तो है वो, है ना, धार्मिक आंदोलन ही है अयोध्या। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ऑप्शन कौन सा गया है, एक बार जवाब दीजिएगा कि पहले का 3 गया है, पहले का 3 केवल ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा, है ना। ये वाले हुए। ऑप्शन नंबर जी सर। आपका ऑप्शन ए ही सही जवाब माना जाएगा। लास्ट सवाल है ये सीजी का, ठीक है। जब किसी अन्य संस्कृति के प्रभाव में जीवन पूर्ण तरीका परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है तो डैश कहा जाता है, जवाब बताइए और संस्कृतिकरण। जी। सर एकीकरण। बी होगा। ये एकीकरण। जब किसी अन्य संस्कृति के प्रभाव के जीवन में पूर्ण तरीका परिवर्तन की प्रक्रिया में होता है तो उसको पर संस्कृति, हाँ, पर संस्कृतिकरण कहेंगे, और सही जवाब तो बेसिकली यही है मैडम। ठीक है, अब जाके यहाँ पर आपका ये जो कवर हुआ है पेपर, यहाँ पर फिनिश हुआ है। अब सर मॉर्गन से दिया है ना ये परा संस्कृति? मॉर्गन मुर्रे का? हाँ सर, मॉर्गन मर्टन। नहीं, मॉर्गन का नहीं है, ना ही ये मर्टन का है। ठीक है, मॉर्गन का नाम बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो परिवार में आता है, और मॉर्गन मुर्रे का नाम अगर हम लोग बात करते हैं टीएटी एक परीक्षण है वहाँ पे आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। देखो ये पर संस्कृतिकरण बेसिकली जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को संदर्भित करता है, पर संस्कृतिकरण, है ना। तो जिसके माध्यम से हम ना पहली बार किसी संस्कृति के बारे में सीखते हैं, ठीक है,
और हम पर संस्कृतिकरण को दूसरी संस्कृति के बारे में सीखने की प्रक्रिया के रूप में सोच रहे होते हैं। तो उन परिप्रेक्ष्य में पर संस्कृतिकरण जैसा शब्द जो है यहाँ पर प्रस्तुत होता है। ठीक है, पर संस्कृतिकरण, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट शब्द है ना, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और अगर आपसे प्रश्न बन भी जाए कि पर संस्कृतिकरण किसकी देन है, ठीक है, तब जवाब आपका क्या होना चाहिए? एस.सी. दुबे का नाम आना चाहिए। ठीक है, एस.सी. दुबे का नाम यहाँ पर आना चाहिए। पर संस्कृति शब्द, और संस्कृतिकरण के शब्द में नाम अगर आएगा तो किसका नाम आएगा? श्रीनिवासन का नाम आएगा। बिल्कुल सही बात। और अगर संस्कृतिवाद का नाम आ गया तो संस्कृतिवाद किसने दिया है? तो क्या? योगेंद्र जी। फ्लोरियन विल्डोल्ड, फ्लोरियन विल्टोल्ड का नाम देंगे संस्कृतिवाद। सर जाति व्यवस्था में उर्दू और क्षत्रिय वाली जो एकात्मकता वो श्रीनिवासन ने दिया है। हाँ, वो एम.एन. श्रीनिवासन का है, वो एम.एन. श्रीनिवासन का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। कल हम लोग फिर मॉर्निंग में आप लोग जो है टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। 2 दिन का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो है प्रैक्टिस पर बल देना चाहिए आप लोग, और सोशोलॉजी के क्वेश्चन करिए। इस समय जितने भी क्वेश्चन मिले आपको सोशोलॉजी से करना है। अगर कोई टॉपिक नहीं समझ कुछ चीज़ पूछना है तो आप ग्रुप में मैसेज डालिए, उस पर मैं तुरंत विचार विमर्श आप लोगों से करूँगा। ठीक है सर। सर आज मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी ना 9 बजे? क्यों नहीं हुई थी? हुई थी सर ग्रुप में लिंक तो आया नहीं था। हाँ, अरे लिंक गया था भाई, आया था सर, किया था। यूजीसी नेट में नहीं आया था। यूजीसी नेट में नहीं गया था लिंक? हाँ सर। में नहीं गया होगा यूजीसी नेट जून वाले क्लास में। सर हाँ सर, अभी जो चल रहा है 2024 जून की क्लास। जून वाले में गया तो है 7 बजे, सॉरी 7। नहीं सर, 7 बजे का वो कल का गया है ना शाम का, आज मॉर्निंग का नहीं आया था। मॉर्निंग में आज टुडे यूजीसी नेट दिसंबर के स्टूडेंट हो ना आप, तो उसमें गया है। और जून से जून वाले में अगर हो आप तो टुडे, आज नहीं गया, नहीं गया, लिंक नहीं गया था, वीडियो का लिंक भेज दिया आपको, वीडियो का लिंक गया आपको। ठीक है, जो क्लास हुई। चलिए आज के लिए ओके सर, थैंक यू। डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।